अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। आप देख रहे हो मेरे चैनल माई ऑनलाइन स्टूडेंट्स। क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 फोर्सेस एंड मैटर, उसके मैंने टॉपिक वाइज एक्सप्लेन कर दिया है, उसके टॉपिक वाइज वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आज हम उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, इसके अलावा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें। तमाम सब्जेक्ट की सोल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड हो रही हैं। साथ में आपको इसके पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मॉडल पेपर भी सॉल्व करवा रहा हूँ, गेस्ट पेपर भी इंशाल्लाह ताला आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा मैंने एक कैंपेन स्टार्ट की है कि आप लोगों का सिलेबस जो है वो रिड्यूस होना चाहिए, स्मार्ट सिलेबस आना चाहिए। टाइम बहुत कम है, तो अगर आप इसको सपोर्ट करते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करें। इंशाल्लाह ताला आप लोगों का सिलेबस रिड्यूस होगा। आप लोग दुआ भी करें और दवा भी साथ साथ करते रहें, तो इंशाल्लाह ताला आपका सिलेबस रिड्यूस होगा। चलें चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। ये जो इसके एमसीक्यूज हैं, पहला एमसीक्यूज है, द स्प्रिंग इन द ब्रेक्स एंड क्लच आर यूज्ड। जो स्प्रिंग होता है ब्रेक के अंदर और क्लच के अंदर होता है, वो किस काम के लिए यूज होता है? टू रिस्टोर ओरिजिनल पोजीशन, टू मेजर फोर्सेस, टू ऑब्जर्व शॉक्स, टू ऑब्जर्व स्ट्रेन एनर्जी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो स्प्रिंग होता है उसका जो मकसद होता है वो क्या होता है? उसको अपनी ओरिजिनल ओरिजिनल पोजीशन में वापस लेके आना। जैसे ही हम ब्रेक रिमूव करते हैं तो वो जो स्प्रिंग होता है वो उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आता है। ये था इसका, मैंने इसको पूरा सॉल्व भी कर दिया हुआ है, आप हाईलाइट देख सकते हैं। इफ द मटेरियल recover the original dimension when an external force is removed, this deformation is known as dash। तो ये इलास्टिक है, ये इलास्टिक की जो डेफिनेशन है वही है कि वो ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है जब हम उसके ऊपर से अपनी फोर्स हटा देते हैं। Which of the following material is more elastic? रबर, ग्लास, स्टील और वुड। इनमें से सबसे ज़्यादा इलास्टिक कौन सी है? स्टील है। रबर बहुत जल्दी टूट जाता है, तो सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी स्टील के अंदर होती है। इफ स्प्रिंग स्ट्रेच इजीली देन इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट हैज़ स्मॉल वैल्यू। अगर वो इजीली हम उसको स्ट्रेच कर सकें तो उसकी जो वो स्प्रिंग कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। विच इज़ द यूनिट फॉर द स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट हमने पीछे भी पढ़ी भी है। इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। एन ओवर एम लिख सकते हो या एन एम माइनस वन, तो इसको क्या पढ़ेंगे? न्यूटन मीटर। द स्प्रिंग obeys a Hooke's law for the earlier extension and when the spring become damaged it does not appear to do so। फिगर, ये जो फिगर है 5.12, estimate from graph after addition of the which weight the spring damage। ये देखें ये कहाँ तक सीधा गया है, तो ये 1.5 है, यहाँ तक तो पूरा गया है। तो 1.5 के बाद ये यहाँ से यहाँ तक जो ये ग्राफ है ये 5 डिजिट्स में डिवाइडेड है, तो 1.5 तक पूरा गया है। आगे 1 डिजिट तकरीबन ये है, तो एस्टिमेट करेंगे तो ये 1.6 निकलेगा। ये वेरी इजी है, क्लियर नज़र आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ प्रेशर। बार भी प्रेशर की यूनिट है, पास्कल भी यूनिट प्रेशर की है और एटमॉस्फेयर भी है। तो न्यूटन जो है ये फोर्स की यूनिट है, ये पास्कल प्रेशर की नहीं है, तो इसका आंसर क्या है? न्यूटन। इफ द मेटल block applied a force of 20 Newton on an area of 5 centimeter square, find the pressure being applied by the block on the area of dash। तो आपने के पास प्रेशर की जो इक्वेशन है वो क्या है? फार्मूला है P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। तो ये यानी कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो ये हमारे पास फोर्स है, ये हमारे पास एरिया है। तो 20 को 5 से डिवाइड कर देना जस्ट, तो आपके पास आंसर निकल आएगा 4 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वेरी सिंपल, ये न्यूमेरिकल टाइप है ना। ये फिगर है एक, इसके अंदर यहाँ से ऊपर से प्रेशर आ रहा है, कोई लिक्विड आ रहा है। तो ये कि इसकी ये नोज़ल है, इसकी ये नोज़ल है, इसकी ये नोज़ल है। तो सबसे जो नीचे वाली नोज़ल है उसके अंदर कह रहे हैं जेट। ये हमने ऊपर पढ़ा भी था, मैंने आपको पहले भी ऊपर जब हमने सॉल्व किया था उधर भी सेम ये फिगर थी। तो ये जो नीचे वाली नोज़ल है जो जेट जिसको कहते हैं, जिससे हाई प्रेशर निकल रहा है, इसकी वजह क्या है? तो इसकी वजह वो कह रहे हैं प्रेशर डिक्रीज विद डेप्थ, प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ। तो जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है तो प्रेशर इंक्रीज होता है, तभी तो ये जो नीचे वाली नोजल है इससे प्रेशर
तेज़ी से निकलता है। सबसे कम ऊपर वाली में होगा, यहाँ पे सबसे कम प्रेशर है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है। तो इसकी रीज़न क्या है? प्रेशर इंक्रीज विद डेप्थ। तो ये थे आपके एमसीक्यूज। इस तरह के और भी एमसीक्यूज आ सकते हैं, आपने सॉल्व कर लेने हैं। सेक्शन बी, stretching a spring. Some students experiment to find out how to spring stretch when load were added to it. ये देखें, ये जितने भी सेक्शन बी के छोटे छोटे सवाल हैं, इन तमाम के जवाब ये मैंने आपको पीडीएफ फॉर्म में फैसल के नोट्स की एक पीडीएफ बना दी है इस चैप्टर की। जस्ट इस चैप्टर के तमाम जो एमसीक्यूज, तो ये पहले सवाल तो मैंने करवा दिए हैं। ये देखें, ये भी कह रहे हैं कि आप शुरू में करवा दें, इसलिए मैंने एमसीक्यूज की पीडीएफ नहीं बनाई है। सेक्शन बी के तमाम सवाल हैं, ये इसका आंसर है। ये पूरा मैंने यहाँ पे आपको, वेरी सिंपल है, ये मैंने यहाँ पे इसको दे दिया है, आप यहाँ से याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो अगले क्वेश्चंस हैं वो भी तमाम क्वेश्चंस के इसमें आंसर मौजूद हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या था? The variation in extension x of the force F for a spring is shown in figure dash। ये जो फिगर है, the point L on the graph is the elastic limit of the spring। ये जो यहाँ तक, यानी कि यहाँ ये लिमिट है, यहाँ से आगे जाएगा तो लिमिट क्रॉस हो जाएगी, फिर ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ इलास्टिक लिमिट। तो इलास्टिक लिमिट हमने पीछे पढ़ा था। इलास्टिक लिमिट वो होती है जहाँ तक वो विथस्टैंड कर सकता है कोई भी इलास्टिक मटेरियल। जैसे ही उसको वो लिमिट क्रॉस होती है, उसके बाद या तो वो टूट जाता है या फिर उसकी वो ओरिजिनल वापस पोजीशन में नहीं आ सकता। तो इसका आंसर यहाँ पे आप यहाँ से ये देख सकते हैं। ये तो इसकी रीज़न क्या है? ये कह रहे हैं सी शॉर्ट एंड डिटेल आंसर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो मैंने ना यहाँ पे आपके तमाम सवालों के जवाब इसके, ये तो अभी ये बुक के, उसके बाद ये पूरी इसके ये सवालों के जवाब दे दिए। अब जो यहाँ पे वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर कौन सा, देखो यहाँ पे उसने कहा है इसके लिए क्वेश्चन नंबर, जो देखें क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये हुक्स लॉ के लिए। इसी तरह इसके लिए उसने कहा क्वेश्चन नंबर 11। तो आपने यहाँ आ जाना है नीचे, ये क्वेश्चन नंबर सारे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था, हुक्स लॉ का आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 11 जो अभी वो कह रहे थे, डिफाइन इलास्टिक लिमिट, तो ये इलास्टिक लिमिट का आंसर है। इलास्टिक लिमिट क्या होती है मैंने आपको वैसे एक्सप्लेन कर दी, आपने याद यहाँ से कर लेना है। तो ये बड़े शॉर्ट आंसर हैं। किसी के बाद अगर ये नोट्स नहीं है तो ये मैंने उसको नोट भी प्रोवाइड कर दिए हैं। ये इजीली आपके तमाम जो सवाल हैं इनके जवाब इसमें मिल जाएंगे। क्वेश्चंस हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल पे आते हैं कि न्यूमेरिकल कौन कौन से हैं। न्यूमेरिकल भी वेरी इजी है, मैंने जैसे आपको एग्जांपल सॉल्व करवाई हैं उसी के रिलेटेड इसके न्यूमेरिकल हैं। ठीक है, ये आपकी ये एक न्यूमेरिकल है। तो ये जो इसके न्यूमेरिकल हैं बुक के अंदर जो इन्होंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल पे आप आएँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी इसके अंदर है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी इसके अंदर है। तो वेरी इजी वे में ये लिखे हुए हैं, साइंटिफिक रीज़न भी हैं। ठीक है, साइंटिफिक रीज़न भी आपसे पूछी जा सकती हैं। ये न्यूमेरिकल है। तो ये न्यूमेरिकल जितनी हमने वर्क एग्जांपल की हैं, बिल्कुल उसी के एक एक जो मैंने वर्क एग्जांपल चूंकि आपको सारी करवा दी हैं, तो जैसे वर्क वर्क एग्जांपल थी, जैसे फॉर एग्जांपल ये पहला क्वेश्चन है, स्प्रिंग एज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। ये स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और व्हाट लोड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ डैश। तो ये एक्स है और ये के है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? एफ इजिकल टू के एक्स। जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है आपने। हमने इसके साथ का न्यूमेरिकल ऑलरेडी वर्क एग्जांपल कर लिए हुए हैं। तो जिस तरीके से मैंने आपको वर्क एग्जांपल सॉल्व करवाई थी, ये सारे न्यूमेरिकल उसी तरीके से सॉल्व होने हैं। अगर किसी से नहीं सॉल्व हो सकते थे तो इसलिए मैंने यहाँ उनकी पीडीएफ भी दे दिए। वरना ये चूंकि हम ऑलरेडी वर्क एग्जांपल कर चुके हैं, तो इसमें वर्क एग्जांपल के लिहाज ही करना है। ये एक क्वेश्चन है जिसमें वर्क एग्जांपल इस तरह की कोई नहीं थी, तो ये भी वेरी सिंपल है। ये फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था, फार्मूला इसमें कौन सा यूज़ होना है, ये वाला। ठीक है, ऊपर हमने सॉल्व किया था। तो ये भी वेरी सिंपल है, ये मेरे ख्याल में आपको समझ आ जाएगी, वरना इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये आपके लिए जो है ये पूरे मैंने पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर किसी बच्चे से इसमें से कोई न्यूमेरिकल सॉल्व ना हो तो वो मेरा ऊपर व्हाट्सअप नंबर ऑलरेडी मौजूद है, आप व्हाट्सअप से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको
उसका सॉल्व सोल्यूशन जो है वो आपको वहाँ पे भी व्हाट्सएप पे भी बता दूंगा। वरना ये वेरी सिंपल है, इसकी उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी। तो देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।